गजा में जंगबंदी मुआहिदे के 4 माह बाद दूसरे मरहले की शुरुआत हो गई है। अमरीका ने आज सुबह गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले का बाकायदा आगाज कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए ऐलान किया है कि दूसरे मरहले में गजा को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह करने और तामीर नौ के अमल का आगाज होगा। विटकॉफ ने मजीद लिखा कि अमरीका तवक्को करता है कि हमास अपनी तमाम जिम्मेदारियों की मुकम्मल पासदारी करेगी और आखिरी हलाक इजरायली यरगमाली की बाकियात को फौरी वापस कर दिया जाएगा। विटकॉफ ने खबरदार करते हुए ये भी कहा कि आखिरी इजरायली कैदी की बाकियात वापस ना की गई तो इसके संगीन नताइज होंगे। सदर ट्रंप के खसूसी एलची ने अपने पैगाम में फ़लस्तीन की टेक्नोक्रेटिक कमेटी की तफसीलात तो नहीं बताई, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि सदर ट्रंप गजा के लिए एक अमन बोर्ड तश्कील देना चाहते हैं और जब तक ये अमन बोर्ड कायम नहीं हो जाता उस वक्त तक टेक्नोक्रेटिक कमेटी काम शुरू नहीं करेगी। सदर ट्रंप अपनी सरबराही में गजा अमन बोर्ड के क़याम के लिए कोशां हैं और ये अमन बोर्ड ही टेक्नोक्रेटिक कमेटी को बाज़ाब्ता इख्तियार देगा। मिस्र, कतर और टर्की ने फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेटिक कमेटी के क़याम पर खुशी का इजहार करते हुए मुश्तरका बयान में इसे अहम पेशरफ्त करार दिया है। तीनों ममालिक ने उम्मीद जाहिर की है कि कमेटी की तश्कील से दूसरे मरहले के निफाज में मदद मिलेगी। तमाम फ्रीकैन को मुआहिदों की शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद करना ज़रूरी है ताकि मुस्तकिल अमन की राह कायम हो सके। मिस्री वजीर खारजा बदर अब्देलाटे ने ऐलान किया है कि टेक्नोक्रेटिक कमेटी के 15 अरकान के नामों पर इत्तफाक हो चुका है और ये गजा का इंतजाम संभालेंगे। हमास ने भी टेक्नोक्रेटिक कमेटी का खैर मकदम करते हुए कहा है कि सीज फायर मुआहिदे की तमाम शराइत पर अमल दरामद चाहते हैं। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबरा और मीडिया मुशीर ताहिर अल नूनू ने कहा है कि काबिज इजराइल को सीज फायर मुआहिदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद का पाबंद बनाया जाए और इन शिकों में सर फहरिस्त रफा क्रॉसिंग की मुकम्मल बहाली और गजा की पट्टी से इजरायली अफवाज का मुकम्मल इनखला है। हमास रहनुमा ने इस अज़म का इयादा भी किया कि हमास टेक्नोक्रेटिक कमेटी की कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा ताकि इस्तेहकाम पैदा हो और मामूल की जिंदगी वापस आ सके। हमास के ही एक सीनियर रहनुमा बासिम नईम ने भी टेक्नोक्रेटिक कमेटी के क़याम को सही सिमत में एक अहम कदम करार देते हुए कहा है कि ये जंग बंदी को मजबूत करने, जंग को दोबारा शुरू होने से रोकने, इंसानी बहरान के हल और तामीर नौ के लिए इंतहाई अहम है। हमास का एक वफ्द इस वक्त मिस्र में मिस्री सालिसों के साथ टेक्नोक्रेटिक कमेटी के हवाले से मुज़ाकरात भी कर रहा है। तुर्किया के अखबार डेली सबह ने इस हवाले से रिपोर्ट किया है कि हमास का वफ्द मिस्री सालिसों के साथ 3 अहम नुकात पर बातचीत कर रहा है। एक, इजरायली अफवाज के गजा से मुकम्मल इनखला, दूसरे रफा क्रॉसिंग को दोबारा खोलना और तीसरा इमदादी सामान का दाखिला कि जो मिस्र की सरहद के उस तरफ जखीरा है। अमरीका की जानिब से दूसरे मरहले के ऐलान के बाद फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेटिक कमेटी के मुमकिन सरबराह डॉक्टर अली शात ने एक रेडियो इंटरव्यू में कहा है कि गजा का 7 साल में बेहतर मुस्तकबिल मुमकिन हो सकेगा। इब्तदाई तौर पर गजा में रिहाइश के मराकज़ बनाने के मंसूबे तैयार हैं, जिनके नक्शे और जगहें तय हो चुकी हैं और मलबा हटाने का अमल 3 साल में मुकम्मल होगा। अली शात ने यह भी बताया कि गजा की तामीर नौ के 3 मराहिल हैं। 6 माह के दौरान हंगामी इमदाद, 2.5 साल में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और मुरम्मत और तीसरे मरहले में दोबारा तामीर और तरक्की, पानी और बिजली और तालीम के मंसूबे दोबारा शुरू किए जाएंगे। डॉक्टर अली शात ने यह भी वाज़ेह किया है कि गजा की बहाली के लिए फंड्स आलमी बैंक के जरिए कायम खसूसी फंड से होगी कि जो अरब और बैन अक़वामी अतयात पर मुनहसर है। कमेटी को सियासी या फौजी इख्तियारात हासिल नहीं होंगे, ये सिर्फ 15 फ़लस्तीनी माहिरीन पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, सियासी और फौजी अमूर सलामती काउंसिल और बैन अक़वामी इस्तेहकाम फौज के जिम्मेदार होंगे, ये भी वाज़ेह कर दिया गया है। टेक्नोक्रेटिक कमेटी के क़याम के बाद उसे कई संगीन चैलेंजेस और पेचीदा सवालात का सामना करना पड़ेगा। मुसल्ला ग्रोहों को गैर मुसल्ला करना, सिक्योरिटी की सूरत हाल संभालना, मुसल्ला ग्रोहों और इजरायली अफवाज को झड़पों से रोकना, इजरायली फौज का इनखला कि जो अब भी येलो लाइन के तहत इलाके का कंट्रोल संभाले हुए है और माली वसाइल की फरहमी, ये संगीन तरीन चैलेंजेस हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक गजा की तामीर नौ के लिए करीबन 50 अरब डॉलर की खतीर रकम की ज़रूरत होगी, लेकिन अभी तक फंडिंग इंतहाई महदूद है और बहुत कम रकम का वादा किया गया है। कमेटी के लिए बुनियादी ढांचे की बहाली, स्कूल, हस्पताल, पानी, बिजली और पनाहगाहों की बहाली एक बड़ा चैलेंज होगा। गजा के मलबे तले अभी भी 10,000 लाशें पड़ी हैं। इन लाशों को निकालने के लिए लाखों टन मलबा हटाना पड़ेगा और इसके लिए हैवी मशीनरी और वसाइल दरकार होंगे। कमेटी को फौरी तौर पर गजा के सर्दी से ठठरते लाखों लोगों की बहाली का संगीन चैलेंज भी दरकार है।
دی گارڈین نے غزہ کے حالات کی سنگینی پر ایک رپورٹ شائع کی اور اس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جنگ کے باعث غزہ میں بچوں کی پیدائش میں 41% کمی واقع ہوئی ہے۔ اسرائیل کی مسلح جنگ سے غزہ میں زچگی کے دوران اموات، اسقاط حمل، نوزائیدہ بچوں کی اموات اور قبل از وقت پیدائشوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ خواتین کو انتہائی خطرناک حالات میں بچوں کی پیدائش پر مجبور کیا جا رہا ہے اور صحت کے نظام کو منظم انداز میں ارادی طور پر تباہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے یہ جنگی اقدامات فلسطینیوں کی پیدائش کو روکنے کے لیے دانستہ طور پر کیے گئے ہیں ناظرین، اور یہ ظالمانہ اقدامات نسل کشی کے قانونی معیار پر پورا اترتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق جنگ کے صرف پہلے 6 ماہ میں 6000 سے زائد ماؤں کو شہید کر دیا گیا۔ 1.5 لاکھ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں کو جبری طور پر بے گھر کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی فلسطینی مہاجرین کے لیے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی نے بھی غزہ کی تازہ ترین صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایجنسی نے تصدیق کی ہے کہ غزہ میں سپلائی بند ہونے اور عارضی کیمپوں کی کمی کی وجہ سے فلسطینی شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ حالیہ بارشوں نے غزہ کے متاثرین کی مشکلات میں ہوشربا اضافہ کر دیا ہے، اور اگرچہ ایک معاہدہ طے پا گیا ہے لیکن اس کے باوجود اسرائیل کی سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں اور امداد کی منتقلی میں اسرائیلی افواج رکاوٹ بن کر کھڑی ہے۔ یقین مانیے کہ جو فوٹیجز اور تصاویر سوشل میڈیا پر موجود ہیں وہ آپ کو ہلا کر رکھ دیں گی۔ تیز تر ہوائیں، بارشیں، سردی کا یہ مقام کہ بچے ٹھٹر رہے ہیں اور ان کے خیمے اڑ رہے ہیں ہواؤں کے اندر۔ آئے روز رپورٹ ہوتا ہے کہ چھت گر گئی اور نیچے سوئے فلسطینی جو ہے پورے خاندان شہید ہو گئے۔ اس بار کوشش کیجیے گا کہ اپنی زکوٰۃ فلسطینیوں کی طرف بھیجیے۔ اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔